हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हाइड्रोलॉजी का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में एक आइडिया दे दिया था। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। कौन कौन से टाइप्स थे आपके, मैंने रेनफॉल सिखाया था, स्लीट है, ड्रिजल है, ग्लेज सिखाया होगा, आपको हेल सिखाया होगा, मैंने ग्रैप्यूल सिखाया होगा। ठीक है, तो वो हमने क्या कर लिया, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करने वाले किसके बारे में, टुडे विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सारे फॉर्म यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म्स कैसे है, कि कौन सा फॉर्म कैसे आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक्चुअली मेनली कितने हैं, 3 टाइप के फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के। कितने टाइप के फॉर्म है, 3 है। पहला आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, मैंने साइक्लोनिक का हेडिंग डाला है। तो पहला आपका साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके बाद साइक्लोनिक के बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइप है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ओरोग्राफिक के बाद भी एक और है। ठीक है, तो उसमें साइक्लोनिक, ओरोग्राफी और एक और आता है आपका फ्रंटल के हिसाब से हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ओरोग्राफिक एंड उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, गेटिंग। तो अब यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो मैंने ये कंटेंट, इसमें थ्योरी ज़्यादा है इसलिए मैंने पहले ही थ्योरी का पीपीटी बना दिया। ठीक है ना, नहीं तो लिखाते जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा कि साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। आई थिंक सो मैंने यहाँ पे इसका, मैंने इसके इमेजेस डाले हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी ये। ठीक है, नॉन फ्रंटल सब डाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझिए। इस पे एमपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एमपीएससी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ एयर मास होता है। ठीक है, एयर मास लिफ्ट होता है किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अगर आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जहां पे प्रेशर कम है, अगर एक ऐसा जोन है जहां पे प्रेशर कम है और एक दूसरा जोन है जहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो जिसका प्रेशर कम है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और जिसका प्रेशर ज्यादा है वो क्या होता है, तुम्हारा नीचे सेटल हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपको समझना है, लिफ्ट होता है एयर मास। ठीक है, वो एयर मास लिफ्ट होता है जिसका प्रेशर कम है, और वो एयर मास नीचे रह जाता है जिसका प्रेशर क्या है, तुम्हारा ज्यादा है, जिस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लग रहा है मतलब ऐसा कंप्रेस होगा ना, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो नीचे जाएगा, कम लगेगा तो ऊपर आएगा। समझ रहे हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस करके आपको ऐसा एग्जांपल में दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है, अगर जैसे ही जिस रीजन में एयर प्रेशर कम है, मान लो ये एक रीजन है। ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा रीजन है जहां पे एयर प्रेशर कम है, तो सारे हवा हॉरिजॉन्टली क्या होगी, ये रीजन में ट्रेवल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि अगर लो प्रेशर एरिया, किसी भी एरिया में अगर अकर होता है, तो एयर क्या करता है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है सराउंडिंग से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली सराउंडिंग से फ्लो करता है उस एरिया में, जिससे कि वो क्या कॉज करेंगे, लो प्रेशर एरिया को क्या करेंगे, तुम्हारा लिफ्ट करेंगे। तो मतलब क्या, जैसे हवा ये जोन में आएगी, तो क्या होगा, ये मास क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। ये मास क्या हो जाएगा, तुम्हारा लिफ्ट हो जाएगा। ये जो नीचे मास था, पहले ए पॉइंट पे जो मास था वो बी पॉइंट पे चले जाएगा, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे। आपने साइक्लोन देखा होगा ना, आपने साइक्लोन का डायग्राम देखा होगा ना, साइक्लोन में ऐसा होता है ना, ये है कि नहीं, तो कैसे ऐसा घूमता है ना, ऐसा घूमता है। ये ऐसा घूम इसलिए पाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो हवा है दूसरी जगह से वो क्या कर रही है, ये जोन की जो एयर है उसको क्या करवा रही है, लिफ्ट करवा रही है। क्या करवा रही है, लिफ्ट करवा रही है। इसको साइक्लोन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइक्लोनिक शेप आ जाता है। क्या आ जाता है, तुम्हारा साइक्लोनिक शेप आ जाता है। अरे गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है उसके 2 टाइप में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। कितने टाइप में, 2 टाइप में। 1 बाय 1 टाइप डिस्कस करते हैं। पहला टाइप जो है वो है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, और दूसरा टाइप जो है वो है क्या है, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अभी फ्रंटल क्या है, नॉन फ्रंटल क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब यहां पे बात करेंगे पहला टाइप जो है तुम्हारा साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। वो पहला टाइप, ए टाइप कौन सा है तुम्हारा, इट इज अ फ्रंटल टाइप। कौन सा टाइप है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। अब फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में आपको यहां पे क्या होता है, 2 फ्रंट बनते हैं। 2 फ्रंट क्या होते हैं, बनते हैं। आप एक चीज याद रखना, डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अपने आप दिमाग में बैठाइए तो आपको ये समझेगा, डेंसिटी और टेम्परेचर कैसे, दोनों का रिलेशन उल्टा है। ठीक है, और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, कैसे उल्टा है मैं बताता हूं, ये भी मैं आपको विजुअलाइज करवा के दिखाता हूं कि अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, मान लो आपका आइस है, नहीं तो सॉलिड मान लो आयरन है, आयरन को मेल्ट करो या आइस को मेल्ट करो, आप आइस से आपको इजीली समझ जाएगा कि आइस इज कॉमन टू ऑल। सॉलिड को मेल्ट किया तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है।
और अगर आप लिक्विड को मेल्ट करें तो क्या बनता है, गैस बनता है, उससे क्या बनता है, गैस बनता है। समझ रहे? तो आपने सॉलिड से लिक्विड कैसे किए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, और लिक्विड से गैसेस आप कैसे किए, आपने वापस टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या किया, वापस टेम्परेचर बढ़ाया। तो देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड। बचपन से पढ़ रहे हैं कि सॉलिड क्या रहता है, कॉम्पैक्टली पैक रहता है। क्या रहता है, कॉम्पैक्टली पैक। इसलिए डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड और इन कंपैरिजन ऑफ गैसेस। ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू गैसेस। अब ये समझिए सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से। वैसे लिक्विड गैसेस में कैसे कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम। समझ रहे, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड गया तो लिक्विड की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो आपका ये जो है, आपका ये जो ट्रेंड है ये फॉलो होता है। समझ रहे, तो ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, हर जगह मुझे ये लगेगा पॉइंट, अगर मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स या कोई भी अदर टॉपिक सिखाता हूं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो, इरिगेशन हो, ठीक है, बेसिक पॉइंट है, हर जगह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज की डेंसिटी कम है तो वो क्या करती है, ऊपर रहती है, सरफेस के ऊपर रहती है, फ्लोट करती है। बचपन में आपने पढ़ा है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये बचपन का याद आ रहा है कि 8, 9, 10 में आइस फ्लोट करती है वाटर पे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इसका रीजन क्या था, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा था, आइस फ्लोट कर पा रहा था। फ्लोट समझ रहे हो ना, ये पानी है, ये पानी है, ये कंटेनर है, और यहां पे आपने क्या किया, ये आइस रखा है, तो आइस क्या हो रहा था, ऐसे ऊपर क्या कर रहा था, तुम्हारा फ्लोट कर रहा था। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको यहां पर एक क्लियरिटी आना चाहिए कि अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। समझ रहे मेरी बात को, गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी इनवर्सली रिलेशन दिखाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि आपका डेंसिटी किसी की अगर कम है तो क्या होती है, फ्लोट करेगी आपके किसी भी मीडियम में, वो एयर मीडियम हो या आपके पास क्या लिक्विड मीडियम हो। ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी कम है वो मीडियम से, तो आपने वो फ्लोटेशन होगा। आई होप आपको फ्लोटेशन का बेसिक तो पता होगा, जितना मुझे सुनने में आया कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है तो आपको पता होगा कि चीजें कब फ्लोट करती है। यहां पे इसलिए फ्लोट करे कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो किससे ग्रेटर है, डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, लेस है। किससे लेस है, आपका वाटर से लेस है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो फ्लोटिंग की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर नहीं पता तो फ्लूइड मैकेनिक्स से डिटेल में पढ़ेंगे तब बता दूंगा। सो डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो हमेशा क्या होती है, वाटर से कम होती है। अब वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, जबकि आइस की डेंसिटी 890 के रेंज में होती है। 890 यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब दोनों का। समझ रहे हैं, तो 1000 ज्यादा है एज कंपेयर टू 890। समझे? अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों बताया, आप तो टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। इसलिए बताया गाइस कि बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार यही पॉइंट आएगा, मैं यही चीज बताऊंगा कि डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है और कैसे आता है। तो मैंने बार बार नहीं बताना है, एक ही बार मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये रिलेशन अच्छे से नोट कर लें, ये सारी गणित अच्छे से नोट कर लें पहले। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट करेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, फिर समझेगा आगे का। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज कर लो और ये नोट कर लो। अब फ्रंटल टाइप का प्रेसिपिटेशन यहां पे देखेंगे कि जब दो एयर मास मिक्स होते हैं। कौन से एयर मास, एक कोल्ड एयर मास दिख रहा है आपको यहां पे और एक वार्म एयर मास। ठीक है, एक कोल्ड एयर मास है और एक क्या है तुम्हारा वार्म एयर मास। जब मिक्स होता है तो उनकी डेंसिटी का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, कॉन्ट्रास्टिंग डेंसिटी रहती है। कॉन्ट्रास्टिंग डेंसिटी का मतलब डेंसिटी में डिफरेंस आता है। आपको पता है ये कोल्ड एयर मास है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और अगर ये वार्म एयर मास है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा। वार्म है तो टेम्परेचर क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा। तो एज ए कोल्ड एयर का टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वार्म एयर, ऐसा कुछ होगा। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है कोल्ड का तो इसकी डेंसिटी कम होगी। ज्यादा है टेम्परेचर कोल्ड एयर, नहीं कम, मैंने रिवर्स लिख दिया यहाँ पे, जस्ट वेट ना, ये रिवर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। रिवर्स का रिलेशन है, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा यार, वार्म का ज्यादा होगा ना, कोल्ड का कैसे ज्यादा होगा। तुम बोलेंगे सतीश सर कुछ भी लिख रहे हो क्या, है कि नहीं, इसका ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर ऑफ वार्म एयर। वार्म मतलब समझो गर्म, जो पहले से गर्म है, तो इसलिए यहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ कोल्ड विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वार्म। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से, जब आपका डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से आपको दिखेगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम कि कोल्ड क्या है, तुम्हारा ऊपर है, क्योंकि कोल्ड की डेंसिटी कम है।
ठीक है, कोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो कोल्ड आपका नीचे रहेगा और वार्म क्या रहेगा तुम्हारा ऊपर। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आएगा। आइस की डेंसिटी कम थी ना तो आइस ऊपर था, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी तो वाटर नीचे था। सिमिलरली यहाँ पे वार्म की डेंसिटी क्या तुम्हारी क्या है, कम है, तो वो ऊपर रहेगी, और कोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या रहेगी, नीचे रहेगी। ठीक है, ऐसा समझना है। तो कॉन्ट्रास्टिंग डेंसिटी है और टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्टिंग डेंसिटीज के एंड टेम्परेचर है, तो उस केस में आप देखेंगे, उस केस में देखेंगे कि ये क्या होता है, एक दूसरे से क्लैश करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग डेंसिटी हो रही है, दिख रहा है आपकी क्लैशिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रेड पेन से दिखाता हूँ तो आप समझेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लैशिंग हो रही है, कैसे दिख रहा हो, ये दिख रहा है कोल्ड एयर का, ये कोल्ड एयर का फ्रंट है, और वो क्या कर रहा है, वार्म एयर को क्या कर रहा है, इधर से निकाल रहा है। ठीक है, ये वार्म एयर को क्या कर रहा है, इधर से निकाल रहा है। ये साइड में कोल्ड एयर है, इस साइड में क्या है तुम्हारी वार्म एयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कोल्ड एयर क्या कर रही है, कोल्ड एयर ऐसे आ रही है और इधर से क्या निकाल रही है, वार्म एयर को ऊपर लेके जा रही है। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी चीज को, ये जो यहाँ पे ये बना है ना, इसी को क्या बोलते हैं, तुम्हारा फ्रंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट। फ्रंट क्या है, फ्रंट एक लाइन है जो दोनों को क्या करेगी, सेपरेट करेगी, एक कोल्ड एयर को एंड वार्म एयर को जो सेपरेट कर रही है, उसी को क्या बोला जाएगा, तुम्हारा फ्रंट बोला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ये मैंने बता दिया, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेशन का गणित देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं सरफेस को, ये देखो फ्रंट का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, तो फ्रंट क्या बोलते हैं तुम्हारा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज योर फ्रंट। ठीक है, मैंने बोला ना जो दो सरफेस को सेपरेट करेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे फ्रंट एक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रंट एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इधर क्या है, कोल्ड एयर है, और इधर क्या है, वार्म एयर। तो दोनों को जो सेपरेट करेगा, जो लाइन सेपरेट करेगी, वो क्या बना देगी, आपकी फ्रंट बना देगी। उसके बाद ठीक है, और इस टाइप के प्रेसिपिटेशन जहां पे फ्रंट फॉर्म होता है, फ्रंट और फ्रंटल फॉर्म होता है, वैसे टाइप का प्रेसिपिटेशन, फ्रंट फॉर्म होने के बाद जब बारिश होगी तो ऐसे टाइप के प्रेसिपिटेशन को क्या बोलेंगे, आपका फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रंट बनता है, ठीक है, कोल्ड और वार्म एयर के बीच में, और उसकी वजह से जो टाइप का प्रेसिपिटेशन आता है, उस टाइप के प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं, तुम्हारा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये चीजें अपने आपको नोट रखनी है आपके दिमाग में। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीजें एक्सप्लेन की है, उस चीज़ों को आप अच्छे से देखें तो आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझे। जब क्या होगा, देखो ऐसा फ्रंट जिसमें कोल्ड एयर क्या कर रही है, कोल्ड एयर मास क्या कर रहा है, वार्म एयर मास को निकाल रहा है। देखो पीछे डायग्राम है, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये कोल्ड एयर मास, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये तो खिचड़ी हो गई है कि नहीं, ये खिचड़ी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखो डायग्राम में अच्छे से देखो, दिख रहा है, यहाँ पे एक एक अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोल्ड एयर मास है, ये जो कोल्ड एयर मास है, ये क्या कर रहा है, वार्म एयर मास को निकाल रहा है। क्या कर रहा है, वार्म एयर मास को क्या कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, जब आपका कोल्ड एयर क्या कर रही है, ठंडी हवा गर्म हवा को क्या कर रही है, ऊपर क्या कर रही है, उछाल रही है, मतलब ऊपर उसको क्या कर रही है, लेके जा रही है। इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। वैसे वार्म फ्रंट में क्या होता है, जब वार्म एयर क्या करती है, कोल्ड एयर को अपने सरफेस से निकालती है। देख रहा है, ये वार्म एयर क्या कर रहा है, कोल्ड एयर को उसके सरफेस से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो वार्म एयर अभी कोल्ड एयर को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वार्म फ्रंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, गेटिंग। तो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का यही लॉजिक रहता है कि जहां पे कोल्ड फ्रंट वैसा फ्रंट होता है जहां पे कोल्ड एयर रिमूव कर रही है, किसको, वार्म एयर को रिमूव कर रही है, और आपका वार्म फ्रंट वो होता है जहां पे वार्म एयर कोल्ड एयर को रिमूव कर रही है। ठीक है, तो वाइसा वर्सा आप डायग्राम में देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम पहले से ऐसे बना के दिखाए हैं, गेटिंग, जिससे कि आपको आइडिया आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कोल्ड एयर मास ड्राइव आउट ए वार्म एयर मास, इट इज कॉल्ड एज ए कोल्ड फ्रंट, और रिवर्स, एंड इफ ए वार्म एयर मास रिप्लेस द रिट्रेटिंग कोल्ड एयर मास, देन इट इज कॉल्ड एज योर वार्म फ्रंट। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश में मत जाना सर, रिट्रेटिंग क्या होता है। रिट्रेटिंग का मतलब ये है कि क्या है, तुम्हारा वार्म एयर क्या करेगी, अब कोल्ड एयर की पोजीशन लेगी। वार्म एयर जो यहाँ पे थी ना, यहाँ पे से आ रही है तुम्हारी, क्या आ रही है, वार्म एयर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे से वार्म एयर आ रही है, और पहले यहाँ पे क्या थी, कोल्ड एयर थी। अब कोल्ड एयर ऊपर चले गई, कोल्ड इधर चला गया, तो जो वार्म यहाँ पे था ना, वो वार्म एयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्लेस ले रही है, रिट्रेटिंग का मतलब। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कब है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, अगर ऐसा है कि कोई किसी को नहीं निकाल रहा है, समझ लो ना कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को निकाल रहे हैं, ना वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट को निकाल रहे हैं, एकदम यूनिफॉर्मिटी है। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो वैसे टाइप के जो फ्रंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट, याद रखना। ठीक है, मतलब कोई किसी को नहीं निकालता है, भाई तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहता, दोनों साथ में है। ठीक है, ऐसे टाइप के फ्रंट को बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट,
यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया क्या स्टेशनरी फ्रंट, अच्छा स्टेशनरी फ्रंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी, होमोजेनिटी रहेगी, ऐसा रहेगा डायग्राम, कुछ होमोजेनिटी रहेगी, ऐसा डायग्राम रहेगा। ये आपका यहाँ पे कोल्ड, एक साइड पे कोल्ड एयर है और उसी टाइम पे दूसरे साइड पे क्या आएगी, वार्म एयर भी आएगी, ठीक है। कोल्ड एयर आएगी, वार्म एयर आएगी, यहाँ पे कोई फ्रंट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड एयर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वार्म एयर को मैं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करवा देता हूँ आपके लिए। ये वार्म एयर है, ठीक है, दोनों साथ में है, ठीक है, कोई किसी को नहीं निकाल रहा है, एकदम स्टेशनरी। जबकि पीछे देखेंगे, पीछे के डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे को निकाल रहे थे। देखो यहाँ पे क्या रहा है, कोल्ड एयर आ रही थी, वो वार्म एयर को निकाल रही थी, यहाँ पे वार्म एयर आ रही थी, वो कोल्ड एयर को निकाल रही थी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से वो फ्रंट चेंज हुआ। गेटिंग ए फ्रंट में इतने इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, याद रखना, इस पर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप एमपीएससी 2018 का क्वेश्चन देख लो, ओरोग्राफी क्यों पूछ लिया है, ठीक है। वैसे 2018 आई थिंक 2021 के पेपर में भी आई थिंक एक क्वेश्चन आया था प्रिसिपिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा आइडिया रखनी पड़ेगी सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोल्ड फ्रंट कहां पर, कोल्ड फ्रंट से क्या होता है और वार्म फ्रंट से क्या होता है। याद रखना, कोल्ड फ्रंट से आपको क्या मिलेगा, इंटेंस प्रिसिपिटेशन मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश आएगी। क्या आएगी, बहुत ज्यादा बारिश आएगी, पर ये एक स्मॉल सरफेस एरिया में क्या रहता है, तुम्हारा इन्वॉल्व रहता है। तो सरफेस एरिया क्या रहता है, कंपैरेटिवली एक छोटा सरफेस एरिया रहता है, किस केस में, कोल्ड फ्रंट में, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई छोटे से एरिया में, ठीक है। ऐसे समझ लो कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई पुणे में, ठीक है, मान लो ये किसकी वजह से, कोल्ड फ्रंट की वजह से, ठीक है। कंपैरिजन थोड़ा समझना पहले, हाँ। जबकि वार्म फ्रंट में क्या होता है, वार्म फ्रंट में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कम रहता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन वार्म फ्रंट में क्या होती है, कम होती है। बट आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो एरिया है वो कंपैरेटिवली क्या रहता है, लार्जर एरिया रहता है। तो मान लो कोल्ड फ्रंट मतलब बारिश हो रही है पुणे में, तो वार्म फ्रंट मतलब क्या होगा, पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रही है, तुम्हारी बारिश हो रही है। समझे मेरी बात को। तो सिर्फ सरफेस एरिया का डिफरेंस है और इंटेंसिटी का डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोल्ड फ्रंट वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज फार एज द कोल्ड फ्रंट इज कंसर्न। तो कोल्ड फ्रंट के साथ क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा, आई मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है और एरिया क्या करेगा, कम। ये कोल्ड फ्रंट की बात है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एरिया कवर करेगा कम। सिमिलरली वार्म फ्रंट की बात यह है कि इंटेंसिटी रहेगी कम पर एरिया ज्यादा कवर करेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों गणित आपको यहाँ पे क्या अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अच्छे से पता होगा तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हमने साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और नॉन फ्रंटल में डिवाइड किया था। तो अभी मैंने फ्रंटल आपको बता दिया, ठीक है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन वी हैव डिस्कस्ड। अब क्या बात करेंगे, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में, ठीक है। अब बात होगी हमारी किसके बारे में, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। सो ध्यान में वन बाय वन कैसे ये होता है। नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में अगर देखेंगे तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मॉइस्ट एयर मास रहता है, देखो हाँ, मॉइस्ट एयर मास मतलब क्या, कोल्ड एयर मास। मॉइस्ट मतलब जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है मतलब वो क्या है, अगर किसी हवा में मॉइस्चर ज्यादा है मतलब ठंडी है, कोल्ड, ठीक है। समझ रहे हो, आजकल का जो मौसम है ठंडी का मौसम है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, कोल्ड एयर मास क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। कोल्ड एयर मास इज स्टेशनरी मतलब क्या है, रुका हुआ है। और क्या होता है, मूविंग कोल्ड एयर मास आपका देखेंगे, इन दिस केस नॉट कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, ठीक है। वार्म एयर मास क्या है तुम्हारा, स्टेशनरी होगा। जबकि वो किसके साथ मिलेगा ये किसको, कोल्ड एयर मास के साथ क्या होगा, ये मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। यहां पे मॉइस्ट वार्म एयर मास है। मॉइस्ट मतलब थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उसमें, ठीक है, पर वो कोल्ड की कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सिर्फ मॉइस्ट वार्म बोल रहा है ना, तो सिर्फ उसमें मॉइस्चर होगा, ठीक है, कोल्ड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपको कंडीशन समझ में आ रही है, वार्म एयर मास किसको मीट कर रहा है, कोल्ड एयर मास को मीट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, लाइटनेस ऑफ वार्म एयर मास लाइट होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि डेंसिटी क्या होगी वार्म एयर की, क्या होती है तुम्हारी, कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर, ठीक है। ये मैंने पहले ही समझा के रखा है। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपकी डेंसिटी किसकी कम है, डेंसिटी कम है वार्म एयर मास की, तो आपको दिखेगा कि वार्म एयर मास क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। वार्म एयर मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर आ जाएगा ओवर दी कोल्ड एयर मास, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा बनेगा कि यहां पे ऐसा है, ये ऊपर आपका आया वार्म एयर और नीचे क्या है तुम्हारा, कोल्ड एयर, पर कोई फ्रंट नहीं बनेगा, मतलब कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं होगी, ठीक है। ऐसे कंटेनर में ऐसा रहेगा, ऊपर आपकी वार्म एयर आ जाएगी, ठीक है, ऊपर आपकी वार्म एयर और नीचे में अलग कलर से दिखा देता हूं कोल्ड एयर। तो ये कोल्ड एयर, ठीक है, ऊपर वार्म आ गया,
और नीचे क्या आ गया, कोल्ड। ये क्यों हो गया, खुद से ही हो गया। ये क्यों हो गया, खुद से ही हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसकी क्या है, वार्म की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वार्म एयर, डेंसिटी ऑफ योर वार्म एयर, वार्म एयर की डेंसिटी क्या है, कम है, और डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए कोल्ड एयर नीचे रह गया, वार्म एयर ऊपर आ गया। इसलिए मैंने पहले ही आपको डेंसिटी के बारे में बता दिया कि डेंसिटी कैसे फ्लक्चुएट होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, लिफ्टिंग अप अ वार्म एयर मास। जो वार्म एयर मास क्या होता है, जो लिफ्ट अप हुआ है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। जैसे वार्म एयर मास ऊपर 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 जाएगा, आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सबको फील होता है ना, जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर और अल्टीट्यूड का रिलेशन क्या है, इनवर्स। मैं सिर्फ ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूँ। फिर तुम लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, आइनोस्फियर, आप मिथोस्फियर, इसके तक चले जाएंगे आप, आइनोस्फियर तक चले जाएंगे तो थर्मोस्फियर, उधर तक जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फियर हियर। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना भाई। हाँ बोलेंगे नहीं तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर ये तो सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक ही वैलिड है। हम ट्रोपोस्फियर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रहे किस में रहे, ट्रोपोस्फियर में ही रह रहे हैं। ठीक है, कैसे विजुअलाइज करना है, आप देखेंगे गर्मी के मौसम में अगर आप टेरेस पे जाओगे ना, अगर मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और अगर टेरेस पे जाओगे तो टेरेस पे ठंडी हवा आती कि नहीं आती है कि नहीं? तो जैसे हाइट बढ़ता है ना, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, मैं शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोपहर के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। शाम के टाइम पे अगर आप नीचे भी रहोगे ना, ग्राउंड फ्लोर पे भी रहोगे ना, फिर भी आपको गर्मी लगेगी। पर जैसे आप हाइट पे जाओगे, मतलब आपके घर के टेरेस पे जाओगे, तो आपको क्या, ठंडी हवा मिलेगी। गेटिंग? तो इससे ये रिलेशन समझ में आता है कि टेम्परेचर अगर आपका हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा, कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाएगी, धीरे 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 ऊपर जाएगी, टेम्परेचर उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंडेंसेशन। मतलब क्या होगा, वो गैसेस फेज से किस फेज में आ जाएगी, तुम्हारी लिक्विड फेज में आ जाएगी, और उसके वजह से क्या होगा, आपकी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बारिश जो नॉन फ्रंट की वजह से होती है, तो वैसे टाइप की बारिश को क्या बोलेंगे, तुम्हारा नॉन फ्रंटल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, सिंपल बारिश होना। हाँ, गाना सुना है ना, बारिश का मौसम या मौसम का पानी, वैसा ही गणित है भाई इधर भी, समझे? तो ये बना देगा तुम्हारा नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बना देगा भाई। क्लियर है? बता दें एक बार, क्लियरिटी समझ में आ गई नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या है? ठीक है, सही है। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, एक्स्ट्रा चीजें यहां पे लिख के वो भी नोट करो, बाद में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बाद में वाटर रिसोर्स में बहुत काम आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रोलॉजी में, इरिगेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, समझ रहे? चलिए तो बढ़ते हैं आगे देखिए, यहां पे तक हमने क्या डिस्कस कर दिया, यहां पे तक हमने पूरा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो आपके तीन टाइप के प्रेसिपिटेशन से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फ्रंटल था, ओरोग्राफिक था, और जो तीसरा है वो है तुम्हारा कॉन्वेक्टिव। ये क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो अभी हमने पहला एक तो डिस्कस कर चुके हैं, एक कंप्लीटली डिस्कस हो गया हमारा फ्रंटल वाला। फ्रंटल या फ्रंटल का भाई क्या था, साइक्लोनिक। साइक्लोनिक को ही दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, साइक्लोनिक को आपको फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल में डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साइक्लोनिक और फ्रंटल को अलग अलग टाइप का प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, बट दोनों सेम है, फ्रंटल और साइक्लोनिक के भाई हैं ये। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कैसे आता है, इसका बेस समझिए, फिर आपको क्या आएगा, इसका आइडिया आएगा। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऐसा प्रेसिपिटेशन है जिसमें सिंपल आइडिया क्या है, याद रखना, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोन के जैसे ये बन जाता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाता है, और हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, नीचे रह जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, साइक्लोनिक आपको पूछेगा किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। वैसे ही कॉन्वेक्टिव जो प्रेसिपिटेशन है, ये जो कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन आप पढ़ रहे हैं, ये कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है तुम्हारा बाय मींस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको ये दिखेगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, गेटिंग? तो आपका साइक्लोनिक होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ऐसे टाइप का प्रेसिपिटेशन आता है आपका प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और कॉन्वेक्टिव आता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस है तो डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। आपको पता है टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आया तो डेंसिटी का डिफरेंस होगा, और अगर डेंसिटी में डिफरेंस आएगा तो जो आपकी वार्म एयर होगी, वार्म एयर क्या होगी, लिफ्टेड हो जाएगी। वार्म एयर क्या होगी तुम्हारी, लिफ्टेड हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। गेटिंग? तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि कॉन्वेक्टिव टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है राइजिंग ऑफ वार्म एयर। वार्म एयर ऊपर जाएगा, ठीक है, वार्म और लाइटर एयर
ओवर ए कोल्ड एयर, ठीक है। तो वार्म एयर आपका ऊपर चले जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, समझे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, ये क्यों होता है कॉन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर डिफरेंस, बट टेम्परेचर डिफरेंस आता कैसा है, क्योंकि क्या होता है अनइवन टाइप ऑफ हीटिंग होती है। क्या होती है, अनइवन हीटिंग हो जाती है एक कॉमन ज्योग्राफिक एरिया में, ठीक है। एक एरिया है वहां पे क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हीटिंग क्या होती है तुम्हारी अनइक्वल, ठीक है। तो ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग, और अनइक्वल हीटिंग की वजह से क्या आता है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस आता है, समझ रहे ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल हीटिंग वजह से क्या होता है तुम्हारा, अगर देखेंगे तो बाद में क्या कूलिंग भी क्या होती है अनइक्वल होती है। अगर जो ज्यादा जिसपे के पास टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका इस एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो ऊपर चले जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, मैंने अभी पीछे ही बताया आपको, ऊपर जाएगा तो ऊपर उसको क्या मिलेगा, कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा, और कोल्ड एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वो गर्म हवा धीरे 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 क्या होगा, जो वेपर्स है वो लिक्विड में क्या होंगे, कंडेंस होंगे, तो उसका कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और जो उससे कम वार्म है उसको और टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। सो इट्स सेट ए कन्वेक्टिव करंट। क्या होता है, कन्वेक्टिव करंट सेट होता है। कैसे कन्वेक्टिव करंट सेट होता है, यहां पे आपका कोल्ड एयर है और इधर आपकी वार्म एयर है, ठीक है। ये वार्म एयर और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और यहां पे इसको ठंडी मिलेगी तो क्या होगा, इसकी बारिश हो जाएगी, बारिश होगा, वो सरफेस पे आएगा, जैसे वार्म एयर नीचे आएगी वापस कोल्ड एयर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से बारिश होगी। तो ये आपका क्या होगा, एक ऐसे कन्वेक्टिव साइकिल क्या होगी तुम्हारी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस ऐसे टाइप के प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं, तुम्हारा कन्वेक्टिव टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। भाई समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं, सतीश सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड कन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बेसिक डिफरेंस यही है, प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस में साइक्लोनिक आता है, और टेम्परेचर डिफरेंस या अनइवन हीटिंग में आता है कन्वेक्टिव। ये भूलना मत, एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है बहुत कंफ्यूज करता है। एमपीएससी का एग्जाम हो, बीएमसी का हो, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, एसएससी, जेईई, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, जब आपका पेपर आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, समझ रहे हो। सिर्फ यही डिफरेंस पे ध्यान रखना, वही डिफरेंस में आपको थोड़ा घुमाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है, कौन सा, कन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये ट्रॉपिक एरिया में ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रॉपिक एरिया में आज आपको दिखेगा ज्यादा होता है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, वेयर देयर इज ऑन ए hot day the ground surface get heated unequally causing this warm air to lift up and the cooler air comes to take its place। समझ रहे हो ना। तो ये सिंपल आपको वहीं पे दिखेगा जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। गर्मी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे दिखेगा, पहले भी बता चुका हूं अनइक्वल हीटिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इसलिए रीड करके दिखा दे रहा हूं, तुम्हें ऐसा ना लगना चाहिए कि सतीश सर ने स्टेटमेंट बताया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला है कि क्या होगा तुम्हारा, यहां पे ये जो कन्वेक्टिव टाइप का प्रेसिपिटेशन है, ये कहां पे प्रॉब्लम कॉज करता है हमें, ये मूव करता है वर्टिकल एयर करंट डेवलप ट्रिमेंडस वेलोसिटी, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा ना, ये वर्टिकल एयर करंट जो जा रहा है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो वर्टिकल एयर करंट है, इससे क्या होता है तुम्हारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, और जो वेलोसिटी जनरेट होगी वो किसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ऊपर हवा में जा रही है, तो ऊपर हवा में क्या है, एरोप्लेन भी चलता है, ठीक है। आपके एरोप्लेन, फाइटर जेट्स, आपके जो भी एयरक्राफ्ट है वो चलते हैं, तो इट विल कॉज हजार्डस टू एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट को हजार्डस हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई भी टाइप का अगर प्रेसिपिटेशन होता है, अभी जैसे आपने मोदी जी की यात्रा देखी होगी पंजाब के लिए, ठीक है ना, कोई भी टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, तो उस केस में अगर फॉग जैसी सिचुएशन या कोई हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या होता है तुम्हारा, आपका एरोप्लेन क्या हो जाता है, तुम्हारा कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे दिल्ली में देखो फॉग कंडीशन हो जाती है तो क्या होता है, डिले हो जाती है फ्लाइट। वैसे अगर हैवी रेन होती है तो फिर भी फ्लाइट क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, बिकॉज नोबडी वांट टू टेक ए रिस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं। तो ये रिस्क कन्वेक्टिव की वजह से भी मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या रहता है, स्पॉटी का मतलब क्या होता है, मतलब ये रीजनल वाइज वेरी करता है, ठीक है, रीजन टू रीजन वेरी करता है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, इंडिया में जो भी प्रेसिपिटेशन है वो रीजन टू रीजन ही वेरी करता है, ठीक है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है, नॉर्थ ईस्ट का साइड से वहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, मेघालय एरिया, चेरापूंजी एरिया, ठीक है, मोनसीनराम का जो एरिया है, वहां पर तो प्रेसिपिटेशन बहुत हैवी है। पर अगर आप नॉर्थ को छोड़ के आप नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये एरिया में आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऐसा है जो क्या है, ड्राउट फेस कर रहे हैं, मतलब अकाल पड़ जाता है। विदर्भ देखो, महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया ऐसा है, राजस्थान में पूरा रेगिस्तान देखो, आप समझे मेरी बात को। तो एक चीज आपको ये रखनी है कि इंडिया में जो आपका जो प्रेसिपिटेशन है, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर ज्योग्राफी, ठीक है। ये भी अपना दिमाग में रखना। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि बारिश जो हो रही है वो यूनिफॉर्मली होगी। अगर बारिश यूनिफॉर्मली होती ना गाइस, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती।
और अगर बारिश टाइम टू टाइम हो जाती तो हमें क्या मिलता है, टाइम टू टाइम पानी मिल जाता खेतों में डालने के लिए। तो इरिगेशन पढ़ने की क्या जरूरत थी, इतने बड़े डैम्स, जो हम डैम्स तो ऐसे बहुत सारे यूज़ के लिए बनाते हैं, पर उसमें से एक मेन यूज़ ये भी होता है कि क्या करना है, इरिगेशन वाटर क्या करना है, सप्लाई करना है एग्रीकल्चर्स को। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो आपका रेनफॉल है, जो रेनफॉल पैटर्न है इंडिया का, वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बारिश के मौसम में गर्मी आ जाती है, गर्मी के मौसम में बारिश आ जाती है। तो इसलिए यह द एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। गेटिंग? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटेंसिटी क्या होती है, वेरी करती है हर जगह इसकी, ठीक है, आप देखेंगे। और इसी से आपको देखेंगे यहाँ पे लाइट शावर या क्लाउड बस्टिंग का आपने सिचुएशन देखी हो। क्लाउड बस्टिंग आपने देखा होगा कि उत्तराखंड एरिया में, उत्तराखंड में केदारनाथ का आपको याद आता रहेगा 2014-15 का इंसिडेंस, ठीक है। उत्तराखंड में क्लाउड जब बस्ट होता है तो क्या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आती है, आपको ये आइडिया होगा। उत्तराखंड में हर 1-2 साल में क्लाउड बस्टिंग होता ही रहता है, ठीक है। गेटिंग? तो दिस वाज ऑल अबाउट अ कन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप क्या कर लें, वीडियो को पॉज कर ले और सारी डिटेल, ये तो है प्रेजेंटेशन में जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूं अलग से वो भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में हर एक पॉइंट में ऐड नहीं कर सकता हूं, नहीं तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो ये देखो, ये आपका कॉन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन का यहां पे मैंने आपको डायग्राम भी बताया है, ठीक है। दिख रहा है आपको ये कॉन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन का डायग्राम। यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, पहले इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है आपका फ्रॉम सी से, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, सी से जैसे इवापोरेशन हो रहा है, सन क्या कर रहा है, हीट। मैंने आपको ये वाटर साइकिल पहले से समझाई थी ना। इवापोरेशन होगा यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, जो आपके यहाँ पे प्लांट है यहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ पे भी लॉस ऑफ वाटर होगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो दोनों मिला के क्या बनेगा, इवेपोट्रांसपिरेशन। वो किधर जाएगा तुम्हारा, सन, मतलब किधर जाएगा, क्लाउड में जाएगा। और क्लाउड में जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा, कंडेंसेशन होगा। और क्या होगी तुम्हारी, हैवी रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बारिश देख रहे हैं आप, ये हैवी रेनफॉल आपको ऐसे देखने को मिलेगी। गेटिंग? आपने एक सुना होगा कहावत, गांव में एक कहावत फेमस है कि दोपहर में जितना तेज धूप आएगी ना, सुबह 8 से 12 बजे तक, सुबह 8 से लेकर 12 बजे या 1 बजे के बीच में जितनी तेज धूप, जितना इंटेंसिटी ऑफ आपका सन ज़्यादा रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ सन या जितनी तेज धूप आपको मिलेगी, शाम के 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद आपको उतनी जोर की बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। उतनी जोरदार बारिश होती है। क्यों? जितनी ज्यादा तेज धूप हुई है उतना ज्यादा क्या हुआ है, तुम्हारा वाटर इवेपोरेट हो चुका है तुम्हारे सी से, लैंड सी से, आपके पॉन्ड से, और ये आपके क्या है तुम्हारे ट्रीज से। वो जाते हैं क्लाउड में, क्लाउड में वहां पे होता है उनका कंडेंसेशन, और बाद में क्या होती है, उतनी इंटेंस बारिश होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे रेनी सीजन में जो हमारा मेनली इलाका है नॉर्थ का, लाइक उत्तराखंड एरिया देख लो आप, ठीक है, हिमाचल देख लो आप, जम्मू कश्मीर एरिया देख लो, ठीक है, या आप थोड़ा और नीचे भी आ जाए तो यूपी बिहार का एरिया भी देख लो। वहां पे आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स, सबसे ज्यादा तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड देखने को आपको मिलेंगे कि लैंडस्लाइड इतने ज्यादा हैवी हो जाता है ना, क्योंकि बारिश ही इतनी होती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा कोई टूरिस्ट भी फंस जाते हैं जो रेनी सीजन में घूमने जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? महाराष्ट्र ही देख लो, रेनी सीजन में कितना ज्यादा बारिश होती है कि नहीं? समझ में आया? होपफुली यू ऑल गाइज अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग्स। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइन गाइज, चलिए